जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 20 जून 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए बिना देरी किए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? पहला, ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑपरेशन सिंधु। तो आप सभी को पता है कि ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है। तो युद्ध के दौरान ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा। और इस ऑपरेशन की शुरुआत कब हुई है? 18 जून 2025 को। तो इसके पहले चरण में अभी हाल ही में 110 छात्रों को निकाला गया है। तो पहले इन छात्रों को ईरान से सड़क के माध्यम से आर्मेनिया देश भेजा गया था और फिर आर्मेनिया से इन्हें भारत लाया गया है। तो देखिए, पहले ये छात्र ईरान से आर्मेनिया गए, फिर आर्मेनिया से ये भारत आए हैं। तो इस प्रकार का ये रूट बना हुआ है। तो भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए, ये जरूर याद रखिएगा। तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंधु। अब देखिए, ईरान और इजराइल के बीच ये जो युद्ध हो रहा है 2025 वाला, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 13 जून 2025 को। तो 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। इजराइल का मकसद क्या था इस हमले का? ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना। फिर इसके बाद ईरान ने इसकी प्रतिक्रिया की और एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, जिसके तहत इजराइल पर ईरान ने हमला किया मिसाइल और ड्रोन से। तो इस प्रकार से ये युद्ध छिड़ा हुआ है। ईरान में लगभग 600 लोग मारे जा चुके हैं, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा विदेशी धरती से भारतीयों को निकालने के लिए कई ऑपरेशन चलाए गए हैं। तो उनमें से जो प्रमुख ऑपरेशन है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चलिए उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 2006 में ऑपरेशन सुकून चलाया था लेबनान से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन सेफ कमिंग 2011 में चलाया था लीबिया के लिए। ऑपरेशन राहत 2015 में चला था यमन के लिए। ऑपरेशन संकट मोचन 2016 में चला था साउथ सूडान के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में चला था अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन गंगा 2022 में चला था यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन अजय 2023 में चला था इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था 2023 में सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए। और ऑपरेशन इंद्रावती 2024 में चला था हैती से भारतीयों को निकालने के लिए। ठीक है, तो ये ऑपरेशन आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है पार्वती तिर्की को। तो दोस्तों, हिंदी की एक लेखिका है पार्वती तिर्की, तो उन्हें हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। बात करते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की। तो भारत के युवा लेखकों को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान माना जाता है और ये हर साल साहित्य अकादमी के द्वारा 24 भारतीय भाषाओं में प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि जो 35 साल से कम उम्र के युवा लेखक हैं उन्हें प्रोत्साहित करना। इस पुरस्कार की शुरुआत 2011 में की गई थी। इसके अंतर्गत 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। इसके अलावा एक तांबे की पट्टी भी दी जाती है। 2025 के जो प्रमुख विजेता हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हिंदी में मिला है पार्वती तिर्की को उनकी रचना फिर उगना के लिए। अंग्रेजी का मिला है अद्वैत कोठारी को सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम द बुद्धा, इस उपन्यास के लिए उन्हें ये सम्मान मिला है। असमिया का मिला है सुप्रकाश भुइयां को, बांग्ला का सुदेशना मोइत्रा को, गुजराती का मयूर खाबड़ू को, मराठी का प्रदीप कोकरे को, संस्कृत का धीरज कुमार पांडे को, और तमिल का लाठ समीहर को, और तेलुगु का प्रसाद सूरी को। आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत का तो जरूर ही याद रखना है, बाकी आप मराठी का भी रख सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इनको नोट जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में सामान्य बनाया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो देखिए, कुछ समय पहले महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया था कि महाराष्ट्र के जो स्कूल है उसमें जो हिंदी भाषा है वो तीसरी भाषा होगी और अनिवार्य भाषा होगी। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र में इसका विरोध हुआ।
अब महाराष्ट्र ने अपने फैसले को बदला है और हिंदी भाषा को तीसरी भाषा के रूप में सामान्य कर दिया है, यानी कि वो इच्छा के अनुसार है कि वो बच्चा पढ़ना चाहता है कि नहीं पढ़ना चाहता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में सामान्य बनाया है। पहले अनिवार्य बनाया था, अब सामान्य बनाया है। तो कक्षा 1 से 5 तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में सामान्य रूप से पढ़ाया जाएगा, यानी हिंदी अब अनिवार्य नहीं है बल्कि सामान्य रूप से तीसरी भाषा होगी। छात्र अगर चाहे तो हिंदी की जगह कोई अन्य भाषा भी चुन सकते हैं, यानी कि अगर वो हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई और भाषा चुन सकते हैं उसके स्थान पर। सभी स्कूलों में मराठी भाषा अनिवार्य होगी, ये बात जरूर याद रखिएगा, यानी कि मराठी अनिवार्य है लेकिन हिंदी सामान्य है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो 1 मई 1960 को हुई थी। मुंबई इसकी राजधानी है और राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। विधान परिषद है यहाँ पर, तो यहाँ पर 78 सीटें हैं विधान परिषद की। विधानसभा की 288, राज्यसभा की 19 और लोकसभा की यहाँ पर 48 सीटें हैं। दोस्तों महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स भी आपको याद रखना है, जैसे केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया गया है। महाराष्ट्र में DPS फ्लेमिंगो झील को राष्ट्रीय रिजर्व अभी हाल ही में घोषित किया गया है। मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है। महाराष्ट्र के भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है। महाराष्ट्र में देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी खोली जाएगी और महाराष्ट्र सरकार ने सभी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए जियो टैग्ड यूनिट ID प्रणाली शुरू करने का अभी हाल ही में निर्णय लिया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स आप नोट जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी अभी हाल ही में 15 से 19 जून तक 3 देशों की यात्रा पर रहे हैं। उसमें पहला देश था साइप्रस, फिर उसके बाद वो कनाडा जाते हैं और फिर लास्ट में जाते हैं क्रोएशिया, और कनाडा में वो G7 समिट में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्रोएशिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं, यानी अभी तक कोई भी भारत का प्रधानमंत्री क्रोएशिया की यात्रा पर नहीं गया था। और पहले कौन बन गए हैं? नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। तो इस यात्रा के दौरान भारत और क्रोएशिया के बीच में कुछ समझौते हुए हैं, जैसे कृषि को लेकर के समझौता हुआ है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम को लेकर के समझौता हुआ है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो क्रोएशिया का जाग्रेब विश्वविद्यालय है वहाँ पर हिंदी पीठ की स्थापना की जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्रोएशिया का वह कौन सा विश्वविद्यालय है जहाँ पर हिंदी पीठ की स्थापना की जाएगी, तो वो है जाग्रेब विश्वविद्यालय। क्रोएशिया की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप का एक देश है और दोस्तों दक्षिण पूर्वी यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप में ये स्थित है। जाग्रेब इसकी राजधानी है, यूरो यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति हैं जोरान मिलनोविक और प्रधानमंत्री हैं आंद्रेज प्लेंकोविच। दोस्तों भारत ने 1992 में क्रोएशिया के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, क्योंकि जो क्रोएशिया था ये पहले यूगोस्लाविया का एक पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1992 में यह अलग देश बन गया था। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में किस फिल्म को जूरी सम्मान मिला है? आंसर हो जाएगा इसका देसी ऊन। तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में फ्रांस में NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल आयोजित किया गया था, जिसमें फिल्म निर्माता सुरेश एरियात की एनिमेशन फिल्म देसी ऊन ने सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी सम्मान जीता है। ठीक है, जो देसी ऊन फिल्म है इसको जो अभी बेब्स का आयोजन किया गया था ना भारत में, मुंबई में किया गया था, तो उसमें उसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी मिला था। NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल की बात करें तो यह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल माना जाता है, जो कि फ्रांस के NSC शहर में आयोजित किया जाता है। 2025 में इसका आयोजन 10 से 15 जून के बीच में किया गया है। अब फिल्म से रिलेटेड अवार्ड की बात हुई है तो आपको 2 अवार्ड तो जरूर ही याद करने हैं, जैसे ऑस्कर अवार्ड और वाफ्टा अवार्ड। तो ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था अनोरा को,
और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बने थे सीन वेकर। बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी, बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मेडिसन बनी थी, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बनी थी ऑस्कर में आई एम स्टिल हेयर, जो कि ब्राज़ील की फिल्म थी। वाफ्टा अवार्ड की बात करें तो इसमें बेस्ट फिल्म थी कॉनक्लेव, और सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म भी बनी थी कॉनक्लेव। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे ब्रैडी कार्बेट, बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी और बेस्ट एक्ट्रेस थी मिकी मेडिसन। अगला क्वेश्चन है मारुति चितमपल्ली। अगला क्वेश्चन है मारुति चितमपल्ली का निधन हो गया है। उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था, यानी कि उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें अरण्य ऋषि के नाम से जाना जाता था। तो प्रसिद्ध पर्यावरणविद, वन्यजीव विशेषज्ञ और पद्मश्री पुरस्कार के विजेता मारुति चितमपल्ली का अभी हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो जंगल, पक्षी और निसर्ग के प्रति समर्पण के कारण उन्हें अरण्य ऋषि के नाम से जाना जाता था, यानी कि उनका जंगल और पक्षियों के प्रति बहुत गहरा प्रेम था, इसके कारण उन्हें अरण्य ऋषि के नाम से जाना जाता था। उन्हें 2025 में पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है और उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे पक्षी कोश, प्राणी कोश, रातबा, ये उनकी पुस्तकें हैं। उन्होंने 25 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हुई हैं। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लुइस गैल्बन का निधन हुआ है। इतिहासकार MGS नारायणन का निधन हुआ है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन का निधन हुआ है। ईसाइयों के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है। कथक नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया का निधन हुआ है। प्रख्यात पर्यावरणविद दारीपल्ली रामैया का निधन हुआ है। राई लोक नर्तक राम सहाय पांडे जी का निधन हुआ है। अभिनेता मनोज कुमार और एक्टर डायरेक्टर मनोज भारती राजा का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है सिपरी वार्षिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 180। तो दोस्तों अभी हाल ही में सिपरी वार्षिक रिपोर्ट 2025 जारी की गई है और ये किस संस्था ने जारी की है? तो सिपरी संस्था ने जारी की है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और इसका मुख्य विषय था वैश्विक सैन्य व्यय, परमाणु हथियार और शांति मिशन। देखिए, वैश्विक सैन्य व्यय यानी कि सेना पर ज़्यादा खर्च करने के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर है, चाइना दूसरे, रूस तीसरे, जर्मनी चौथे और भारत 5वें नंबर पर है। तो अमेरिका का खर्च है 997 बिलियन डॉलर का, चाइना का है 314 बिलियन डॉलर का और भारत का है 86.1 बिलियन डॉलर का। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जनवरी 2025 तक दुनिया में लगभग 12,241 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से 9,616 एक्टिव हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और अमेरिका के पास 5,177, रूस के पास 5,459 और चाइना के पास करीब 600 परमाणु हथियार हैं। भारत के पास 180 हैं और जबकि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। यहाँ पर बात हुई थी दोस्तों सिपरी की, तो इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्थापना इसकी 6 मई 1966 को हुई थी। मुख्यालय इसका स्टॉकहोम स्वीडन में है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सुरक्षा और सशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की स्थितियों का अध्ययन करना, यानी कि किस प्रकार से संघर्ष की स्थिति बनी हुई है दुनिया में, इस पर यह अध्ययन करता है। शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना इसका काम होता है। अगला क्वेश्चन है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान यानी MIT के पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट कौन बने हैं? तो उनका नाम है अनंथा चंद्रकासन। तो दोस्तों भारतीय मूल के जो अनंथा चंद्रकासन हैं वो MIT के पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं। प्रोवोस्ट क्या होता है? तो किसी यूनिवर्सिटी में जो टॉप शैक्षणिक अधिकारी होता है उसे बोला जाता है प्रोवोस्ट। तो अभी हाल ही में MIT में प्रोवोस्ट कौन बने हैं? अनंथा चंद्रकासन। दोस्तों उनका जन्म चेन्नई में हुआ है, इस बात को आप याद रखिएगा। यहाँ पर बात हुई है MIT की, तो इसे क्या बोला जाता है? मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी और यह कैम्ब्रिज अमेरिका में स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों कुछ प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। जैसे 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन है? सिंगापुर। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट कौन है? नोएडा।
मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? नाइजीरिया। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन है? गोपी थोटाकुरा। विश्व का पहला शाकाहारी शहर कौन है? पालीताना, भावनगर, गुजरात। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई है? कोलकाता में। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश कौन है? फ्रांस। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में 1 अगस्त से मनरेगा को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है? आंसर हो जाएगा इसका कलकत्ता हाई कोर्ट। तो दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार से ये कहा है कि वो 1 अगस्त से मनरेगा को राज्य में फिर से शुरू करे। दोस्तों, 2022 में इस योजना को बंद किया गया था क्योंकि वहां पर भ्रष्टाचार के कुछ मामले पाए गए थे। इसके कारण पश्चिम बंगाल सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था 2022 में। अब इसको फिर से शुरू करने का आदेश दिया गया है कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा, यानी मनरेगा फिर से पश्चिम बंगाल में चालू की जाएगी। मनरेगा की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यह एक सरकारी योजना है जो ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों को हर साल 100 दिन का मजदूरी वाला काम देने की गारंटी देता है। यानी कि इस योजना के माध्यम से जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें 100 दिन की मजदूरी प्राप्त होती है उनके गांव के आसपास ही, गांव में या गांव के आसपास, ज़्यादा दूर नहीं, गांव के आसपास ही उन्हें मजदूरी देने का काम किया जाता है। ये कानून बना था 25 अगस्त 2005 को, लागू हुआ था ये 2 फरवरी 2006 को। पहले से नरेगा बोला जाता था, फिर 2009 में इसका नाम बदला गया, फिर इसका नाम किया गया मनरेगा। इसका उद्देश्य था ग्रामीण लोगों को रोजगार देना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश रिंडर पेस्ट वायरस नियंत्रण के लिए बने वैश्विक विशिष्ट समूह में शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा भारत। तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में जो रिंडर पेस्ट वायरस नियंत्रण के लिए एक विशेष प्रकार का समूह बनाया गया है उसमें भारत को शामिल किया गया है। अब ये रिंडर पेस्ट वायरस क्या होता है? तो दोस्तों, इसे पशु प्लेग भी बोला जाता है, यानी कि ये पशुओं में होने वाला एक प्लेग है। तो उसके नियंत्रण के लिए एक विशेष समूह बनाया गया है, तो उसमें भारत को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि ये जो ग्रुप बनाया गया है यह WOAH के द्वारा बनाया गया है, यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के द्वारा बनाया गया है। तो जिस प्रकार से WHO संस्था होती है उसी प्रकार से WOAH संस्था होती है। इसकी स्थापना 1924 में फ्रांस के पेरिस में हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है। इसका उद्देश्य पशुओं की बीमारियों की निगरानी और नियंत्रण करना है। इसके मेंबर हैं 180 से ज़्यादा। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी। इसके अलावा जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। GK GS फाउंडेशन बैच भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगा। चलिए कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। UNGA ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है? 2026। ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन किन 2 देशों द्वारा हाइब्रिड मॉडल के तहत किया जाएगा? भारत श्रीलंका। ईरान द्वारा इजराइल के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया INS अर्नाला क्या है? तो यह एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। और स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2025 में इंडिगो को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइनों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 3रा। भारत की पहली मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई है? बिहार। असम के माकुम कोयला क्षेत्र में कितने मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म पत्तों की खोज की गई है? 24 मिलियन। और जून 2025 में जारी ICC महिला वनडे रैंकिंग में कौन सी भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 पर पहुंची हैं? तो वो पहुंची हैं स्मृति मंधाना। मारुति सुजुकी ने भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग कहाँ खोली है? मानेसर में। 17 जून 2025 को मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के कितने साल पूरे हो गए हैं? 50 साल। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम समितियां और आयोग डिस्कस करेंगे। तो कोठारी आयोग का गठन 1964 में हुआ था। ये शिक्षा प्रणाली में सुधार से संबंधित है। मंडल आयोग 1979 में पिछड़ा वर्गों की पहचान और आरक्षण की सिफारिशों के लिए। नरसिम्हम समिति 1991-98 में बनी थी। ये बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए बनी थी। वर्मा समिति 2013 में महिला सुरक्षा और आपराधिक कानून में संशोधन के लिए।
केलकर समिति 2002 में कर सुधार और राजकोषीय नीति के लिए, मालेगांव समिति 2011 में माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में सुधार के लिए, कस्तूरीरंगन समिति 2019 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो वो थी प्रतिभा पाटिल जी। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर प्रतिभा पाटिल बताया हुआ है। आज आपके लिए फिर एक जीके का क्वेश्चन है। अब आप हमें ये बताएं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर को या रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कि आपको ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनके आधार पर आपको बताना है कि उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था, कब मिला था और उनकी किस रचना के लिए मिला था। ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।